पढ़ा था अमेरिका में, मेरी रिक्रूटमेंट अमेरिका में नहीं हुई थी और मैं सीधा बिजनेस लीडरशिप रोल में गया वहाँ पे। और वो पहली बार प्रॉक्टर & गैम्बल में कोई आया था जो कभी अमेरिका में बिना काम किए हुए अपॉइंटमेंट हुई थी उसकी टू लीड बिजनेस। नॉर्मली जो बाहर से लोग जाते हैं थे हमारे अमेरिका बिजनेस में, उनको पहले अमेरिकन बिजनेस में काम करते हैं तब उनको लीडरशिप पोजीशन मिलती है। वहाँ पे कुछ साल रह के फिर कंपनी ने कहा कि आप चाइना चले जाएं, तो मैं चाइना गया और चाइना में मेरी हेल्थ एंड ब्यूटी बिजनेस का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। और फिर लास्ट 5 years of the company मैं जापान में पोस्ट था, मैं रीजनल मैनेजर था, रीजन मैं प्रेसिडेंट था रीजन का और ऐसा प्रिंसिपल। पांडे जी ने बताया मैं पहला एशियन था जो प्रेसिडेंट के रोल पे अपॉइंट हुआ था प्रॉक्टर & गैम्बल। और 25 साल कंपनी में काम करने के बाद आवाज में क्या ज़्यादा और पीछे बच्चे हैं, आपको आवाज जा रही है मेरी? ओके, वेरी गुड। आप कभी भी रोक सकते हो मुझे, मैं अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप उठाएं, मैं आपके सवाल का जवाब उसी समय दे दूँगा। मैं नॉर्मली मेरी फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन लूज नहीं करता हूँ, तो आप अगर कभी भी सवाल पूछना चाहें तो पूछना या सुनाई नहीं पड़े तो बता दें। 25 साल मैंने इस कंपनी के लिए काम किया, 7 कंट्रीज में मैं काम किया, 11 बार मेरी मूव्स हुई। तो मेरी पत्नी कहती है कि हम लोग PNG कहते हैं ना, प्रॉक्टर & गैम्बल को PNG, वो कहती है हम पैक एंड गो कंपनी में काम करते हैं, तो हमेशा पैक करते हैं एंड गो। उसके बाद मैं 25 साल काम करने के बाद थोड़े समय के लिए मैं जेट एयरवेज का नौकरी फिर जगह था यहाँ पे, तो एयरलाइन बिजनेस और अब मैं अमेरिका में रहता हूँ, फ्लोरिडा में। मैं फुल टाइम काम नहीं करता हूँ। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी 27 साल की उम्र थी, मेरी पत्नी 23 साल की थी। उस समय मैंने कहा था कि अगर मैं 50 साल की उम्र के पहले इफ आई कैन रिटायर आई विल, एंड सिंस आई कुड एंड आई कुड अफोर्ड टू, इसलिए मैंने फुल टाइम काम 50 साल की उम्र में कर दिया। तो ये मेरी बड़ी एस्पिरेशन थी, 50 साल के बाद मुझे फुल टाइम काम नहीं करना, तो मैं फुल टाइम काम नहीं करता। मैं 2 महीने फ्लोरिडा में रहता हूँ और जो भी कंपनीज मुझसे एडवाइस या कंसल्ट करती हैं वो ईमेल या फ़ोन पे बात करते हैं। और उस समय मेरी बेटी अभी 9th ग्रेड में है, तो वो जो भी करती है मैं करता हूँ। सवारी करती है तो मैं उनके साथ थोड़ा चला लेता हूँ, वो साइकिल चलाती है तो मैं उसके चला लेता हूँ, वो पेड़ पर चढ़ती है तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो स्केट बोर्डिंग करती है तो पार्क में जाती है, बाकी सारे लड़के रहते हैं, वो एक अकेली अपना स्केट बोर्ड पे रहते हैं। और वो जो भी करती है मैं भी करता हूँ, वो स्केट बोर्ड करती है तो मैं भी स्केट बोर्ड करता हूँ। तो उससे अब ऐसे वो 15 साल की हो गई है तो उसको मेरी कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं। और आपसे बस थोड़ा ही बड़ा शायद मेरा बेटा है, अभी उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। जब हम जापान छोड़ रहे थे वो 14 साल का था, उसने कहा आपको जो करना है करो, मैं कहीं जा रहा था, आई लाइक जापान। तो वो अकेले 14 साल की उम्र से जापान में अकेले रह के उसने हाई स्कूल खत्म किया और फिर न्यूयॉर्क में जाके उसने अभी ग्रेजुएट किया। और 2 वॉल स्ट्रीट के की नौकरियां छोड़ के उसने कहा है कि मुझे अब इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करना है। तो और मेरी डॉटर विजुअल आर्टिस्ट है, तो हमारी थोड़ी बड़ी अनऑर्थोडॉक्स फैमिली हो गई है। ये मेरी बैकग्राउंड है। अब मैं जो काम करता हूँ वैसे मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं कोई कंसल्टिंग कंपनी नहीं चलाता हूँ, मेरे पास बिजनेस कार्ड भी नहीं है। तो आप अगर बिजनेस कार्ड मेरा मांगेंगे तो मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास जो भी काम करने कंपनीज आती हैं वो या तो मुझे जानती हैं या किसी को जानती हैं जो उनको रिकमेंड करता
Japan, Vietnam, China, India, Middle East, Egypt, and I go back. For example, world trip मेरी होती है। और जब अशोक जी और कहा कि यहाँ पर आके बात करें, तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए सबसे यूजफुल मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तो मैंने सोचा शायद मैं अगर ये आपको बताऊंगा। तो मैंने सोचा सबसे आपकी यूजफुल शायद ये हो, क्योंकि अभी आपके पास समय है बिफोर आप जॉब मार्केट को एंटर करें। तो अगर मैं शायद आपके साथ शेयर करूं कि ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जो रिक्रूट करती हैं, उसको एक और जब आप रिक्रूट हो जाते हैं तो फिर आप ग्लोबल कॉर्पोरेशंस में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। सिर्फ रिक्रूटमेंट इज नॉट द एंड गोल, राइट? द एंड गोल इज टू बी सक्सेसफुल व्हेरेवर यू गेट रिक्रूटेड। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनीज जो रिक्रूट करती है वहां को, दे आर लुकिंग फॉर सर्टेन बिहेवियर्स एंड स्किल्स। और मैं थोड़ा इससे पीछे उठता हूँ, अगर आप लोगों को सुनाई नहीं पड़े तो आप बताना, क्योंकि थोड़ी एको हो रही है यहाँ। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ। तो मैंने सोचा वो मैं शेयर करता हूँ, और इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि जो इंटरव्यू होती है ये सिर्फ एक कॉन्फर्मेशन है आपने अपने लाइफ में उस समय तक क्या किया है, उसकी सिर्फ कॉन्फर्मेशन है। मतलब अभी आपको कम से कम 2-3 साल समय है कि आप अपने को ऐसे प्रिपेयर कर सकें कि इंटरव्यू में आप इसमें सफल हो। So the objective is not to just tell you what people are interviewing you for, but help you prepare in advance so that आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो। ये does that make sense? Yeah. Move to the next one. So first thing जो हम कंपनीज में रिक्रूटमेंट में we look for, वो हम कहते हैं हमें लीडरशिप चाहिए। We want to recruit leaders, और लीडर्स की फिर डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको गारंटी करूं, और शायद लेट्स ट्राई दिस, कोई भी बोले आपके लिए लीडरशिप की क्या डेफिनेशन है, कोई भी बताओ, हु इज द लीडर? लीडरशिप के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए? टीम कोऑर्डिनेशन सर। टीम कोऑर्डिनेशन। और कोई? Yes, sir. Coordinate many people. Right. Okay. And take responsibilities. Take responsibility. What do you mean by Whatever the situation arises in a team, or either it is problem or success, he take responsibilities for all the problems, situations. Okay. हम बता, तो मेरा क्या अटेम्प्ट है कि जो भी मैं लेबल देता हूँ ये सब लेबल्स हैं। कोई भी कहता है लीडरशिप इज अ लेबल, तो मैंने क्या कोशिश की है कि उसकी बिहेवियर्स क्या होती हैं वो मैं इलस्ट्रेट करता हूँ आपको, बिकॉज इवेंचुअली इट इज द बिहेवियर्स व्हिच मैटर। जो आप बिहेव करते हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आप इलस्ट्रेट करते हैं रोज, आप लीडर हैं या नहीं हैं, ये तो लोग आप जैसे रोज बिहेव करते हैं उसी से पता चलता है ना कि आप लीडर हैं या नहीं, है ना? तो मैं वो आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो ये हमने 4 पॉइंट रखी है। तो पहली, जब आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आप तो मतलब बॉटम ऑफ द कंपनी होते हैं। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस समय हाउ डू यू लीड?
और हमारी कंपनी में ट्रेनिंग होती है लीडरशिप की, उसमें हम पहले 4-5 साल हमारे यहाँ जो लोग ज्वाइन करते हैं न्यू हायर में, नोबडी रिपोर्ट्स टू देम, कोई उनको रिपोर्ट नहीं करता है। जो हम उनको असिस्टेंट मैनेजर बुलाते हैं, बट नोबडी रिपोर्ट्स टू देम फॉर द फर्स्ट 3 or 5 years। फिर भी उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी एक्सपेक्ट देम टू बी अ लीडर। तो उसका मतलब क्या होता है? व्हेन नोबडी वर्क्स फॉर यू, हाउ डू यू लीड? और in most cases, in all cases like this, you have to learn to become a persuasive leader. मतलब आप लोगों को अपनी अथॉरिटी से नहीं, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने कैरेक्टर से परसुएट करते हैं। So the capability to persuasively, leadership की simplest direction, मेरे लिए simplest definition है ability to set direction. Right? आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन बात की, but शायद कोऑर्डिनेशन के पहले एक बिहेवियर ट्रेट होती है ability to set direction. Correct? और आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप दूसरों को कैसे बताएंगे कि ये काम करना चाहिए? और वो हम कहते हैं परसुएसिव लीडरशिप। मतलब आप परसुएट करते हैं लोगों को कि ये डायरेक्शन टीम को लेनी चाहिए, है ना? और वो डायरेक्शन के बाद एक बार एग्रीमेंट हो, देन यू मस्ट इंस्पायर एक्शन। क्योंकि कॉर्पोरेशंस जो होती हैं उसमें थियरी की बात नहीं होती है। यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू एक्ट। क्योंकि हमें पैसा तभी मिलता है जब कोई कुछ हमारा माल खरीदता है, इसलिए यू हैव टू एक्ट। सो अब एक्ट किस तरह करें और परसुएट कैसे करें, एंड दैट इज योर बिगेस्ट फ्रेंड इज कॉल्ड नॉलेज। और नॉलेज किसके बारे में? टू डिलाइट दोज यू सर्व, व्हिच मीन्स योर कस्टमर। अगर आपको आपके कस्टमर को डिलाइट करने की, आपके कस्टमर को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए कंपनी को, वो आप सबसे अच्छा जाने कंपनी में, तो आप दूसरों को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। इसमें क्लैरिटी है, राइट? तो अ लॉट ऑफ टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं कंपनीज में रियली अंडरस्टैंडिंग आवर कंज्यूमर, अंडरस्टैंडिंग कि हमारे कस्टमर को चाहिए क्या। और द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इज find out what the customer needs and give it to them. That's all. It's that simple. It's not more complex. So this is the first piece of leadership. The second piece is leadership. लोग बहुत कहते हैं ना उसकी स्टाइल है, वो ये स्टाइल का लीडर है। In my mind, style is meaningless. Who cares what your style is? अशोक जी की स्टाइल ऑफ लीडरशिप और मेरी स्टाइल ऑफ लीडरशिप will be very different. It doesn't matter. Good leadership is about ability to deliver results and do it over time. तो एक हमारी डेफिनेशन होती है कि we really know how good a leader you are when you leave a country or your job. आप जब अपनी नौकरी छोड़ के किसी और नौकरी में जाते हैं और आपकी रिजल्ट्स उतनी ही स्ट्रांग होती हैं, then you are a good leader because then your results sustain. So the ability to sustain results. Second, मेरे लिए leadership की first and foremost requirement है integrity. And integrity का मतलब मेरे लिए है जो that you are trusted. लोग प्रिंसिपल साहब ने कहानी बताई, वो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था इसके बारे में। उसमें स्क्रैम्बल कर रहा था 15,000 रुपए 3 दिन में जमा करने के लिए, लेकिन शायद लोगों को ट्रस्ट था मेरी इंटेग्रिटी पे कि मैं पैसा लौटा दूँ। कि मैं प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने कहा कि अच्छा इस बच्चे को 3,000 रुपए चाहिए, इसे दे दो। तो शायद उनको मेरी इंटेग्रिटी पे ट्रस्ट था कि मैं दे सकूँ वापस। एंड लास्ट, एबिलिटी टू प्रायोराइज।
एक बात आप समझे कि आप किसी कंपनी में या कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रायोरिटीज आती हैं। एक साथ बहुत सारे काम करने को लोग बोलते हैं, और ये आपकी स्किल है कि उसको प्रायोराइज कैसे करें, किस तरह प्रायोरिटी देंगे। Impeccable means faultless. Absolutely. Impeccable means unquestionable. इसको पीछे की तुम जानते हो जी। मैंने बताया faultless. तो impeccable का मतलब होता है कि कोई उस पर सवाल नहीं उठा सके कि इनमें इंटेग्रिटी है या नहीं, ठीक है। और फिर अब मैं जो बता रहा था कि आपको मल्टीपल प्रायोरिटीज एक साथ करनी होगी एंड यू हैव टू डिलीवर विद हाई क्वालिटी। तो अब आप पूछेंगे तो हम ये इंटरव्यू में और रिक्रूटमेंट में इसका मतलब क्या होता है। तो एक चीज हम देखते हैं कि आप जैसे कॉलेज में हम आपको कैसे जज करें कि आपने मल्टीपल प्रायोरिटीज आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वी लुक एट आपकी एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ साथ आप क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, आप स्पोर्ट्स करते हैं, आप डिबेट करते हैं, आप मैथमेटिक्स में बात करते हैं, आप कोई वॉलंटियर चैरिटेबल एक्ट्स करते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इंटरव्यू के समय तक इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। आपको आज से ये इंटरेस्ट और मल्टीपल प्रायोरिटीज आप डील कर सके वो आज से करना होगा। तो शायद आपके माँ बाप को ये अच्छा ना लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई के अलावा और कुछ भी करो, खेलो, कुछ ड्रामेटिक्स करो, डिबेट करो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में करो, स्टूडेंट बॉडीज में लीडरशिप करो। ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसके बगैर हमें पता ही नहीं चलता है कि आपको मल्टीपल प्रायोरिटी आप हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। और इसका मतलब है कि आपको इन सब काम करते हुए एकेडमिक्स में आपको अच्छा करना ही है, तभी हम सोचेंगे कि आप मल्टीपल प्रायोरिटीज हाई क्वालिटी से डिलीवर कर सकते हैं। So you cannot let your academics slip in all this. But if you are only an academic, तो हम तो आपको जज ही नहीं कर सकते ना कि आप मल्टीपल प्रायोरिटीज कैसे करेंगे। तो I have hired a person, GRE जानते हैं आप लोग? जो लोग देते हैं अमेरिका में जाने के लिए GRE, उसको ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम कहते हैं, मास्टर्स करने के लिए लोग जाते हैं। तो मैंने एक लड़के को रिक्रूट किया था, उसके पास GRE की स्कोर थी 99.984 percentile, which means theoretically it is not possible to get higher numbers. And we had to fire him in 2 years because he was only an academic and he could not do anything else. So it is very important today that if you are, अगर आपको कंपनीज में काम करने का इंटरेस्ट है, हो सकता नहीं हो, that's okay, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो prepare yourself with demonstrating to people in the interview कि आप multiple priorities handle कर सकते हैं with high quality। और आप इंटरव्यू में इन्वेंट नहीं कर सकते unless you act। इसी का मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ और आप सोचेंगे लेकिन मेरी तो इंटरव्यू 3 साल बाद है, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। लेकिन आप अपने को उसके लिए एक्चुअली काम करके प्रिपेयर नहीं करेंगे तो उस इंटरव्यू में आप नहीं जा सकते, बिकॉज यू कैनॉट इन्वेंट इट इन द इंटरव्यू कि आपने मल्टीपल प्रायोरिटीज एक्चुअली की। मैं क्लियर हूँ? Yes, sir. दूसरी चीज हम ढूंढते हैं कि जिसको हम लेके आते हैं, आज की दुनिया में गेसवर्क बहुत कम होता है, तो डेटा एनालिसिस करके उस नॉलेज को कैसे यूज करें अपने कस्टमर को डिलाइट करने के लिए, ये हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आपने क्या एनालिटिकल स्किल्स, आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी, एक बात आपको ख्याल रखना होगा कि जब आप ये ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं तो इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट अ रिसर्च एनालिटिकल ऑर्गेनाइजेशन।
इसका मतलब कि आप जो एनालिसिस करेंगे उसका कुछ यूजफुलनेस होना चाहिए, और यूजफुलनेस ऐसा that it has a long term impact. So that's what we mean, make choices through the analysis that have a long term impact. ठीक है, तो एनालिसिस से ऐसी चॉइसेस करें टू डिलाइट द कस्टमर जिसकी इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म की हो। तो एज एन एग्जाम्पल आई वुड सबमिट टू यू कि अगर कोई जैसे आज फ्लिपकार्ट या स्नैपडील ये सब जो ई कॉमर्स साइट्स हैं प्राइस कट करके और बहुत सेल्स कर रहे हैं, आई वुड से दैट इट्स नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। अगर वो वही करते हुए तो थोड़े दिन में वो कंपनी बंद हो जाएगी। It's not strategic, it's not long term. There is no intellectual capacity required to cut price. Sir, recently launched 251 Freedom Mobiles out. Yes. हाँ, so अगर आपने उसमें पेपर में पढ़ा होगा तो बहुत सी कंपनीज उनको चैलेंज कर रही है कि ये प्रेडेटोरी प्राइसिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर कॉस्ट स्ट्रक्चर सपोर्ट करे तभी तो आप प्राइस कर सकते हैं ना। अगर उनकी कॉस्ट is 2500. Right. So people are saying this is not a sustainable business. और I just wanted to give you an example कि मतलब long term strategic impact का मतलब हम क्या समझते हैं। जैसे हम हमेशा अपने सेल्समैन को कहते थे, वो बोलेगा साहब रिटेलर को और मार्जिन चाहिए, उसको अपना दाम कम करके और मार्जिन बढ़ा देते हैं। There's no intellectual capacity required इसके लिए। आपकी इंटेलेक्ट की मेरी जरूरत ये नहीं है कहने के लिए कि आप मेरा दाम काट दो, उसमें कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की जरूरत नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी तब है जब आप मुझे आके बोलो कि मैं इस तरह से कॉस्ट सेव करूंगा और वो कॉस्ट सेव करके मैं प्राइस काटूंगा, दैट्स रिक्वायर्स इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। और वो कॉस्ट सेव ऐसे करूंगा कि क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आए, देन दैट रिक्वायर्स इवन मोर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। That's what we want. Because क्वालिटी को इरोड करके, क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करके तो कोई भी प्राइस काट सकता है, कोई भी पैसा बचा सकता है, उसमें क्या कौन सी स्किल है। ठीक है, ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, इनिशिएटिव एंड फॉलो थ्रू। तो इसका डेफिनेशन आप समझिए कि कोई आपको कुछ कहता है करने के लिए तब आप करते हैं, या किसी के बिना कहे हुए आप कुछ करते हैं क्योंकि आपको लगता है ये करना चाहिए, वो इनिशिएटिव का डेफिनेशन है। डू यू वेट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, और डू यू टेल अदर पीपल व्हाट शुड बी डन। और दूसरी इसकी पीस है फॉलो थ्रू। और मैं आपको बताऊं, आई एम सॉरी टू से सो, बट हमारी इंडियंस की सबसे बड़ी वीकनेस देखी जाती है कि हम बात बहुत करते हैं लेकिन फॉलो थ्रू उसको एक्चुअली करते नहीं हैं, और ये बहुत जरूरी है। तो हम आपसे बिल्कुल ये समझना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताओ, लेकिन उसके बाद करो। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हमें पैसा तभी मिलता है जबकि कोई ग्राहक हमारा माल खरीदता है। इसलिए यू हैव टू एक्ट, इनिशिएटिव एंड एक्चुअली डू इट, दैट्स फॉलो थ्रू। ओवरकमिंग बैरियर्स, तो आप ये जरूर समझें कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रैंकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कहीं आप काम करें तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बहुत बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स का मतलब समझते हैं, रुकावट, बहुत सारी रुकावट आती है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो रुकावट हटाएं, उसका सोल्यूशन ढूंढें, और आपने जो ठानी है वो डिलीवर करें। और जैसे हम आपसे, आप इंटरव्यू में आएंगे ना, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप किसी एक प्रोजेक्ट का नाम बताएं जिसमें आपको कठिनाई हो रही है। आपने क्या किया?